नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं जो आपके समक्ष वीडियो लेकर के आया हूँ, उसमें मैं आपको सोशोलॉजी का जो आपका चैप्टर 1 है उसका पार्ट 1 वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको एकदम अच्छे से एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो बिल्कुल आपका जो है पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं जैसा कि आपको ये बता दूं कि आज जो है 3 तारीख है और जो 12th क्लास का पेपर जो है वो आज समाप्त हो जाएगा। तो आज से जो आपकी जो 12th क्लास जो बच्चे नए आए, जो 11th से इस बार 12th में आए, उनके लिए मैं आपको ये बता दूं कि आज से आपके 3 तारीख से ही आपकी बैच जो है चालू, अब पूरे साल लगातार ये चलती रहेगी। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको इसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट की गारंटी लेते हैं कि आपके जो है पूरे साल से बहुत जल्द से जल्द आपकी सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे और आपका जो बहुत अच्छे से अच्छे नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आपका सिलेबस जो है सीबीएसई ने जारी नहीं करा है, तो इसलिए जो है हम आपका जो सिलेबस जो है वो पिछले साल जो इस साल जो पेपर हो रहा है उस साल के रिकॉर्डिंग जो है हम सब आपको हम ये करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर दें। तो पहला आपका जो चैप्टर है वो है आपका जो इस साल के सिलेबस के अनुसार है। तो ये आपका था भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो सबसे पहले है चैप्टर का मतलब क्या है वो समझना हमें क्या है ज़रूरी होता है। तो भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना का अर्थ है कि भारत में जो लोग हैं, समाज है, उसमें क्या है, कैसे जनसंख्या की संरचना क्या है, वहाँ पर किस प्रकार की जनसंख्या है, कैसी जनसंख्या है, उसके बारे में हम जनसंख्या से रिलेटेड जो इस वाले चैप्टर में हम अपने में सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका है वो है जननांकिकी या जनसांख्यिकी है क्या। अब ये जनसांख्यिकी जो है आपका है क्या ये, तो जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या है, जननांकिकी कहलाता है। तो आप पेपर में कुछ भी आ जाए, जननांकिकी आ जाए, जनसांख्यिकी आ जाए, दोनों का मतलब एक है। तो जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना, जनसंख्या के बारे में व्यवस्थित तरीके से एकदम हर चीज़ को जान परख करके जो अध्ययन होता है उसको हम सब क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी कहते हैं। इसका अंग्रेजी जनसांख्यिकी डेमोग्राफी, एक अंग्रेजी क्या है शब्द है डेमोग्राफी, जो कि यूनानी भाषा से लिया गया है कि दो शब्द डेमोस और ग्राफिन से क्या है ये निकला हुआ है। क्या, डेमोस और ग्राफिन से जो है ये आपका निकला हुआ है ये दोनों। तो डेमोस का अर्थ होता है आपका लोग, क्या होता है, डेमोस का अर्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेमोस का अर्थ होता है लोग, और ग्राफिन का मतलब होता है वर्णन। क्या, डेमोस ग्राफिन, यहाँ पर क्या है दो शब्द है। तो डेमोस का अर्थ हो गया लोग और ग्राफिन का अर्थ हो गया वर्णन, तो इसलिए क्या हो गया इसका अर्थ डेमोग्राफी का लोगों का वर्णन। तो ये पेपर में भी आ जाता है, तो इसलिए आप इसको याद कर ले। तो सबसे पहले हमने देखा कि जननांकिकी या जनसांख्यिकी है क्या, जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है, जननांकिकी कहलाता है। ये अंग्रेजी यूनानी भाषा जो है वो डेमोग्राफी से लिया गया है। इसमें इसका अर्थ क्या होता है, लोगों का वर्णन। इसमें जैसे कि आपका जन्म, मृत्यु, प्रवसन, लिंग अनुपात आदि का अध्ययन किया जाता है। इनसे रिलेटेड जो भी जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवसन दर, लिंग अनुपात हो गया, ये सब क्या जनसंख्या जननांकिकी के क्या है अंग है। तो इन सब का क्या है अध्ययन क्या कहलाता है, जनसांख्यिकीय कहलाता है। अब हम देखेंगे जननांकिकी के प्रकार। जननांकिकी के प्रकार तो हम जानते हैं जननांकिकी के दो प्रकार है। क्या है, दो प्रकार है। पहला है आकारिक जनसांख्यिकी और दूसरा है सामाजिक जनसांख्यिकी। इसमें जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है, जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक जनसांख्यिकी में समाज से रिलेटेड जो भी होगा, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक पक्ष, इन सबको क्या है देख करके क्या है यहाँ पर इसमें जो है जनगणना की जाती है। तो आप ये समझ चुके होंगे जननांकिकी दो प्रकार का होता है, एक होता है आकारिक जनसांख्यिकी और एक होता है सामाजिक जनसांख्यिकी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप हमारे साथ पूरे साल जो अगर जुड़े रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल ये होने वाला है। और पेपर के टाइम में आपके लिए बम्पर एकदम खतरनाक जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं वैसे वीडियो जो हम सब आपके लिए लाएंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब जनसांख्यिकी के बारे में हमने ये सब जान लिया, तो फिर अब हम ये जानेंगे कि जनसांख्यिकी आया कैसे, अब किसके दिमाग में आया, सबसे पहले कहाँ पर ये यूज हुआ, ये सब चीज़ें हमें जानना क्या है जरूरी है। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में लगभग एक ही समय में दो विभिन्न प्रक्रिया हुई। अब 18वीं शताब्दी क्या होती है, 1701 से लेकर के 1800 जो है ये क्या होती है, 18वीं शताब्दी कहलाती है। अब क्या हुआ, दो चीज़ हुआ यूरोप में, दो घटनाएं हुई। क्या हुई, पहला तो राजनीतिक संगठन के प्रमुख रूप में राष्ट्र राज्य की स्थापना, मतलब राजनीति के रूप में क्या हुआ, यूरोप जो है एक बन करके जो एकदम पूरे विश्व में जो है अपने आप को पहचान बनाने लग गया।
और दूसरा क्या हुआ, आंकड़ों से संबंधित आधुनिक विज्ञान जनसांख्यिकी की शुरुआत कर दी यूरोप में। जनसांख्यिकी जो आधुनिक जो विज्ञान है उससे रिलेटेड करके क्या हुआ, वहाँ पर जनसंख्या मतलब ये सब चीज़ें जो है जनसंख्या से रिलेटेड जो है काम वहाँ पर चालू हुआ। तो दो चीज़ यहाँ पर हुई। अब हम देखेंगे कि भारत में जनसांख्यिकी, जनसंख्या गणना ये सब आया कैसे, कैसे भारत में सबसे पहले कब हुआ, ये सब चीज़ें कब हुई, तो वो हम सब यहाँ पर देखेंगे। और मैं आपको ये बता दूँ कि 1771 में क्या है, सबसे पहले जनगणना जो है आपका कहाँ पर हुआ था, ये मैं आपको अभी क्लियर करके बता देता हूँ। 1771 में आपका अमेरिका में जो है सबसे पहले जो है जनगणना हुई थी। तो आप ये इसको याद कर सकते हैं, 1771 में अमेरिका में सबसे पहले जनगणना हुई थी। तो आप इसे ज़रूर याद कर लें। उसके बाद चलते हैं हम सब अपने अगले पर। अगला हम भारत से रिलेटेड अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के पहले भारत से, अब यहाँ पर देखेंगे, स्वतंत्रता के पहले से भारत में 10 वर्षीय जनगणना की जाती थी। कौन सी जनगणना की जाती थी, 10 वर्षीय जनगणना, मतलब हर 10 साल पे जो है जनगणना की जाती थी। वैसे अभी भी वही प्रक्रिया, लेकिन ये चीज़ जो है पहले जो जनगणना होती थी उसी से रिलेटेड जो है लिया गया है। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली जनगणना भारत में कब हुई, 1951 में। कब हुई, 1951 में जो है सबसे पहली जनगणना हुई। उसके बाद हर 10 साल पे क्या है, भारत में जनगणना होती है। अभी तक 1951 से लेकर के 1951 से 2011 तक अभी तक कितने बार हो चुकी है, 7 बार जनगणना जो है हो चुकी है। तो भारत में अभी तक 2000 जब से भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद से अभी तक 7 बार जनगणना हो चुकी है। हाल ही में 2011 में हुआ, 2021 में भी नहीं हुआ है। तो इसलिए आप इसको अभी उसका जो है पूरा एग्जैक्ट जो है वो आया नहीं है अभी तक, जनगणना में क्या मतलब दृष्टि से मतलब क्या हुआ था वो सब चीज़ अभी तक नहीं आया है। अब जनसांख्यिकी आंकड़े, जनसंख्या जो है जनगणना वो होती क्यों की जाती है वो हम अब जानेंगे। तो क्यों की जाती है, जनगणना के कारण हम देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं, कल्याण संबंधी योजना नीतियाँ बना सकते हैं, कार्यान्वित कर सकते हैं। तो इसलिए क्या जनसांख्यिकी आंकड़े जो है जरूरी है। अब इसके कारण क्या होता है, जनसांख्यिकी आंकड़े अगर मान लीजिए किसी राज्य के पास है तो उसे वहाँ पर ये पता चल जाता है कि हमारे राज्य में क्या है, किस चीज़ की कमी है। जिस चीज़ की कमी होती है वो क्या है, जनसंख्या आंकड़े निकाल लेते हैं और उससे क्या है उस समस्या को हल करने की वो कोशिश करते हैं। इसलिए जनसंख्यिकी क्या है बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप इसमें विशेषता वगैरह आ जाए या फिर लाभ आ जाए या फिर जनसांख्यिकी आंकड़े पेपर में आ जाए कि क्यों जरूरी है, तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जनसांख्यिकी सिद्धांत आया है। क्या आया, जनसांख्यिकी सिद्धांत आया, जो कि किसने दिया, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। किसने दिया था, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। इसको ही क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी सिद्धांत या फिर जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, जो कि कब से कब तक था, 1766 से लेकर 1834 तक चला। अब उन्होंने थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो थे उन्होंने क्या करा, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने जो है दो सिद्धांत दी। क्या, दो सिद्धांत दी। अब उन्होंने देखिए क्या दिया, जनसांख्यिकी ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती है। उन्होंने क्या कहा, जनसंख्या जो है वो क्या है, ज्यामितीय अनुपात से बढ़ रही है। जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32, मतलब देखिए ना यहाँ पर गुना होते जा रहा है, 2 का 4, 4 का 8, मतलब डबल होते जा रहा है। यहाँ पर क्या होते जा रहा है, डबल। तो उन्होंने क्या कहा, जनसंख्या जो है वो क्या है, ज्यामितीय अनुपात से बढ़ रही है, लेकिन उसके अपोजिट में जो कि कृषि उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या हो रहा है, कृषि उत्पादन कम हो रहा है। कृषि उत्पादन जो है वो कम हो रहा है। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं उन्होंने कहा क्या था। उन्होंने ये कहा था कि जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उसके मुकाबले जो है कृषि और वो मतलब फसल जो है वो धीरे धीरे उत्पादित हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, उनको एक नाम दे दिया ज्यामितीय अनुपात। तो उन्होंने कहा जो ये जनसंख्या जो है वो क्या है, 2, 4, 8, 16, मतलब डबलिंग बढ़ रही है, और कृषि उत्पादन वृद्धि जो गणितीय समांतर रूप से हो रहा है, एकदम इक्विलेटरल हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब यहाँ पर देखिए 2 का टेबल सिर्फ यहाँ पर क्या है बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है गुना वो होते जा रहा है डबल, लेकिन यहाँ पर सिंगलिंग यहाँ पर चल रहा है, 2, 4, 6, 8, मतलब 2, 2 जुड़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, ये बहुत ज़्यादा क्या परेशानी का विषय है, तो इसको क्या है दूर करना चाहिए, पूरे विश्व में ये समस्या उत्पन्न हो रही है। और उन्होंने ये कहा था कि कभी भी जो है जनसंख्या वृद्धि से ज़्यादा जो है संसाधन की उत्पत्ति या फिर फसल जो है हो ही नहीं सकता, उन्होंने ये कहा था। तो अब क्या हुआ, इससे जनसंख्या व खाद्य सामग्री में असंतुलित पैदा होता है। उन्होंने क्या कहा, जो अगर ऐसा ही चलते रहा तो भाई असंतुलन पैदा होगा। अब समृद्धि बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। उन्होंने क्या किया, समृद्धि अगर बढ़ानी है किसी देश को तो जनसंख्या को नियंत्रित करो। और माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रकार दिए। अब उन्होंने क्या कहा, जो हम जनसंख्या नियंत्रण कर कैसे सकते हैं, उन्होंने क्या कहा, जनसंख्या नियंत्रण करने के उन्होंने 2 उपाय बताए। सबसे पहला तो एक उपाय उन्होंने ये कहा था कि या तो तुम सुधर जाओ या तो प्रकृति जो है बदला लेगी। तो प्रकृति बदला लेगी तो अकाल, भूकंप, बाढ़, युद्ध, बीमारी ये सब आएगी, इसके कारण भाई जनसंख्या तो कम हो ही जाएगी। अब उन्होंने ये कहा, अगर मान लीजिए ये अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो आप एक का यूज करो, कृत्रिम अवरोध का यूज करो, जैसे बड़ी उम्र में विवाह करो, यौन संयम बनाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, है ना। तो ये सब चीज़ करके क्या है, आप जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हो। तो ये सब 2 उपाय उन्होंने बताए थे। एक तो प्राकृतिक हो गया नेचुरल वाला, और कृत्रिम हो गया जो मानव द्वारा
मानव के अंदर है, ये चाहे मानव तो ये कर सकते, लेकिन प्रकृति तो मानव के अंडर नहीं है। तो इन्होंने दो सिद्धांत, ये मैं जनसंख्या रोकने के दो वो बताए, और जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत उन्होंने दो दिया, तो ये तो आप अच्छे से समझ गए ही होंगे। अब क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने क्या करा, माल्थस के सिद्धांत का विरोध किया। माल्थस के सिद्धांत का विरोध इसलिए किया, उन्होंने ये कहा जो नहीं ऐसा नहीं है। अब ये लोग कौन थे, ये थे उदारवादी और मार्क्सवादी लोग थे, जिन्होंने क्या करा, माल्थस के सिद्धांत का विरोध किया। अब इन्होंने क्या कहा, सबसे एकदम ध्यान से सुनिएगा एकदम अच्छे से। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करो, विश्वास करो हम पर। हम जो है पूरे साल आपको जो है इसी प्रकार से अच्छी वीडियो डालने की प्रयास करेंगे, और आपके जो है यूजफुल बहुत ज़्यादा ही होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब क्या हुआ, थॉमस माल्थस के सिद्धांत का विरोध हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, थॉमस माल्थस जो था उनके सिद्धांत का विरोध हुआ। अब उन्होंने विरोध क्यों किया, उदारवादी मार्क्सवादियों ने कहा भाई कि तुम जो ये कह रहे हो कि जो है जनसंख्या वृद्धि जो है वो संसाधन से ज़्यादा ही रहेगी, नहीं ऐसी बात नहीं है। जनसंख्या वृद्धि से ज़्यादा जो है आपका संसाधन वृद्धि हो सकता है। उन्होंने कारण क्या दिया, देखिए आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। उन्होंने क्या कहा, आर्थिक वृद्धि जो है वो जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है, जैसे कि यूरोप के देशों में देखने को मिला है। यूरोप के देश में भी क्या है, पहले जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, लेकिन क्या हुआ, यूरोप देश ने जो है क्या करा, उन्होंने क्या करा, जनसंख्या वृद्धि से ज़्यादा जो है संसाधन आपूर्ति करवा दी। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, गरीबी और भुखमरी जनसंख्या वृद्धि की वजह आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण फैलती है। उन्होंने क्या कहा, जो जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है आर्थिक संसाधन कम नहीं हो रहे। उन्होंने ये कहा जो जनसंख्या वृद्धि के साथ जो क्या है आर्थिक संसाधन जो उनसे क्या हो रहा है, समान वितरण हो रहा है। सही लोगों के पास उसकी पहुंच नहीं हो पा रही है, गरीबों के पास नहीं हो पा रही, उसे क्या है अमीर जो है अपने अंडर कर ले रहा है। अगर ये संसाधन जो है सही से अगर गरीब लोगों के पास भी वितरित होने लग जाए तो इसके कारण क्या होगा, संतुलन बना रहेगा। तो ये सब क्या है, इस प्रकार से माल्थस के सिद्धांत का विरोध किया गया था। अब क्या हुआ, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत आया। क्या आया, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। अब इसमें क्या कहा गया, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है। अब जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, आर्थिक विकास के कारण। क्या हो रही है, आर्थिक विकास के कारण। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण क्या, अब उन्होंने क्या कहा, इसमें क्या कहा गया कि जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण, मतलब जनसंख्या जो है 3 बुनियादी चरण से होकर के गुजरता है। सबसे पहले चरण में तो आपका ये हुआ कि जनसंख्या वृद्धि कम होती है। इसमें क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि कम होती है, क्यों, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत ऊंची होती है, इसलिए क्या जनसंख्या वृद्धि कम होती है। दूसरे में क्या क्या, जनसंख्या विस्फोट, इसमें क्या है जन्म दर बहुत ज़्यादा ही ऊंचा रहता है। और तीसरे चरण में क्या क्या, दोनों क्या होता है, बराबर होता है ना, मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफ़ी क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, तो सबसे बेटर जो है आपका ये वाला चरण है, ये एकदम वैलिड है, बढ़िया है। तो ये 3 जो है बुनियादी चरण से है जो जनसंख्या वृद्धि जो है गुजरता है। अब हम देखेंगे सामान्य संकल्पनाएं, यहाँ पर संकेत हम देखते हैं कि जो कि आपका जो है 1-2 नंबर में जब परीक्षा में आ जाता है। सबसे पहले देखेंगे जन्म दर क्या होता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मतलब प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर जो बच्चे जन्म लेते हैं उसे क्या कहते हैं, जन्म दर। और मृत्यु दर भी सेम यहाँ पर, जैसे यहाँ जन्म ले लेते हैं यहाँ मृत्यु हो जाएगी। प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर मृत व्यक्तियों की संख्या को क्या बोलते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। अब प्राकृतिक वृद्धि दर और जनसंख्या वृद्धि दर देखिए क्या होते हैं। तो जब जन्म, ये मत याद करिए, ये आपको सिर्फ यहाँ पर ये करना है कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जब शून्य हो जाए, मतलब जितने जन्म ले रहे हैं उतने क्या है मर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम सब, शून्य कम हो जाता है, कह सकते हैं कि वो क्या, प्रतिस्थापन स्तर। तो प्रतिस्थापन स्तर अब देखते हैं हम क्या होता है। प्रतिस्थापन स्तर जो है बहुत ज़्यादा ही परीक्षा में आता है, तो आप इसको जो है एकदम अच्छे से याद कर लें। तो देखिए क्या होता है प्रतिस्थापन स्तर, जब जन्म दर, सीधा याद कीजिए, जब जन्म दर को मैं यहाँ पर ये सिंबल दे रहा हूँ, आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसके कारण क्या जनसंख्या वृद्धि होती है। और मैं मृत्यु दर का सिंबल आपको ऐसे दे रहा हूँ, मान लीजिए। तो इसके बीच का अंतर क्या है, इसके बीच का अंतर जो है जब 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये आपका जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, इन दोनों के बीच का अंतर जब 0 हो जाए, मतलब जितने जन्म ले रहे हैं उतने ही क्या है मर रहे हैं, तो उसको हम सब क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। आपको मैंने ये 2 परिभाषा बता दी, आप परीक्षा में कोई सा भी लिख सकते हैं। एक ये भी लिख सकते हो कि जब जितने जन्म लेते उतने ही मर जाए, और उनके बीच का अंतर जब शून्य हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन स्तर। और या फिर ये याद कर सकते हो कि आप ये याद कर सकते हो कि जो है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जब शून्य हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम सब, प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम सब प्रजनन दर क्या होता है। बच्चे पैदा कर सकने की आयु कब होती है, 15 से 49 होती है। स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों, मतलब प्रत्येक जो ये प्रजनन करने की जो महिला होती है उसमें जो जीवित बच्चे जन्म लेते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रजनन दर। अब शिशु मृत्यु दर क्या होता है, जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले जो बच्चे मर जाते हैं उसे क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। मतलब प्रत्येक 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं
उन बच्चों में जो 1 साल से पहले जो है मृत्यु हो जाते मर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अब देखते हैं मातृ मृत्यु दर क्या है। तो मातृ मृत्यु दर क्या है? प्रत्येक 1000 शिशु जन्मने पर जो महिलाएं जन्म देती बच्चे को क्या हो जाती है? मर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मातृ मृत्यु दर। उसके बाद देखते हैं लिंग अनुपात। प्रत्येक 1000 पुरुष पर निश्चित अवधि के दौरान स्त्रियों की संख्या को क्या बोलते हैं? लिंग अनुपात। मतलब प्रत्येक 1000 पुरुष पर जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उसे क्या कहते हैं? लिंग अनुपात। उसके बाद जनसंख्या की आयु संरचना क्या होती है? कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों के व्यक्तियों का अनुपात जनसंख्या आयु संरचना कहलाती है। जैसे कि अब इसमें कौन कौन सा होगा? जैसे कि 0 से 6 वर्ष वाले होते हैं, फिर 6 से 14 वाले होते हैं, उसके बाद 14 से 18 वाले होते हैं, 18 से ज़्यादा वाले होते हैं। तो ये सब क्या है? एक आयु संरचना है। उसके बाद देखते हैं पराश्रिता अनुपात क्या होता है। पराश्रिता अनुपात बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति या फिर बच्चे जो कि क्या होते हैं? एक दूसरे जो है लोगों पर आश्रित होते हैं। अब ये पराश्रित अनुपात के लोग देखिए कौन से होते हैं। एक तो 0 से 14 वर्ष वाले होते हैं, और जो 65 वर्ष से ऊपर होते हैं, ये कौन होते हैं? पराश्रित व्यक्ति होते हैं, जो कि क्या है? किसी न किसी व्यक्ति पर आश्रित होते हैं। जैसे कि 15 से लेकर के जो 64 वर्ष के व्यक्ति होते हैं, ये इन्हें कौन कार्यशील वर्ग कहा जाता है। तो इन वर्गों पर क्या है? ये आश्रित रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? पराश्रित अनुपात। तो पराश्रित अनुपात आप समझ चुके होंगे। जनसंख्या का वह अनुपात जो जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पराश्रितता अनुपात। जो कि 15 से 64 वर्ष की आयु वाले बच्चे और बुजुर्ग पराश्रित होते हैं। बच्चे और बुजुर्ग जो है पराश्रित होते हैं। तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ बिल्कुल आप अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखते हैं हम सब बढ़ता हुआ पराश्रितता अनुपात क्या है। अब बढ़ता हुआ पराश्रितता अनुपात क्या है? एक किसी भी देश के लिए क्या है? चिंता का यह विषय। अब मान लीजिए किसी देश में पराश्रितता अनुपात बढ़ गया, जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हो गए और बूढ़े ज़्यादा हो गए, तो उसमें क्या होगा? उस देश की जो है पूरी आर्थिक स्थिति जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि वहाँ पर कार्यशील वर्ग तो रह ही नहीं। अब जैसे कि चीन है, चीन की स्थिति भी अब धीरे धीरे क्या होगी? खराब होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या है? पराश्रितता अनुपात ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। लेकिन इंडिया का क्या है? इंडिया इसलिए अब ग्रो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कार्यशील वर्ग की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। लगभग 60 से 70% यहाँ पर 60 से 65% कार्यशील वर्ग है, और चीन में लगभग 35% जो यहाँ पर कार्यशील वर्ग है। तो इसलिए इंडिया जो है लगातार तेज़ी से अब ग्रो करते जा रहा है। तो बढ़ता हुआ पराश्रितता अनुपात जो है किसी भी देश के लिए हानिकारक है। ठीक है। गिरता हुआ पराश्रितता अनुपात जो है समृद्धि और समृद्धि का क्या? कार्यशील वर्ग लोगों का अनुपात, उन पर जो है जोर कम पड़ेगा। तो क्या होगा? उससे वो अपने के लिए जो है अपने लिए जो है कुछ एक्स्ट्रा जो है चीज़ें कर सकते हैं। तो इसी में क्या हो रहा है? इसी को जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं कि जनसंख्या का जब लाभ मिलने लग जाए तो उसे क्या कहते हैं हम सब? जनसांख्यिकीय लाभांश हम सब कहते हैं। उसके बाद आयु संभाविता क्या होता है? यह इस बात की सूचक है कि एक औसत व्यक्ति अनुमानित कितने वर्षों तक जीवित रहते हैं। आयु संभाविता क्या है? कि आयु मतलब जीवित रहने की संभावना, कि एक व्यक्ति जो है औसत कितना वर्ष जो है जीवित रहता है। तो इंडिया की कितनी औसत आयु है? इतनी कम है, देखिए 32 वर्ष है सिर्फ इंडिया की औसत आयु। तो आशा करता हूँ आप एकदम ये सब चीज़ें जो है समझ चुके होंगे। उसके बाद सोनोग्राम या अल्ट्रासाउंड देखिए क्या होता है। सोनोग्राम अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी पर आधारित एक्सरे जैसा नैदानिक उपाय। कई बार इसका उपयोग गलत तरीके से भी माँ के गर्भ भ्रूण का लिंग पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनोग्राफी या फिर ये सब क्या है? अब देखो बैन कर दिया गया इन सब चीज़ों को। क्यों? क्योंकि इसके कारण क्या होता था? लोग जो है पहले ही जो है पता लगा लेते थे कि लड़का है या लड़की। तो ये जो है बैन कर दिया गया, एक माध्यम था इसका। उसके बाद अकाल तो बिल्कुल आप बच्चे जो है हर बच्चों को आता होगा। अकाल तो देखते देखते कई कारणों से पड़ते हैं थे अकाल जो है। जिसमें देखिए इलाकों में खेती वर्षा पर निर्भर, मान लीजिए खेती हुई, अब वर्षा ही नहीं हुई तो अकाल पड़ेगा भाई, सूखा पड़ेगा। कभी कभी वर्षा हो गया, उपज कम हो जाती है। इन सब चीज़ के कारण घोर गरीबी कुपोषण के हालात जो है जीवन बिताने मजबूर हो जाता है। अब अकाल पड़ेगा तो इसके कारण क्या होगा? गरीबी आएगी, कुपोषण आएगा, ये सब चीज़ें जो है देखने को मिलेगा। जैसे दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिला था। परिवहन संचार के साधन समुचित व्यवस्था न होने के कारण राज्य की ओर से दिशा पर्याप्त प्रयत्न न किए जाने के कारण जो है अकाल पड़ता है। अब जो है मान लीजिए फसल हुआ, अब सपोर्ट नहीं देगी जो है सरकार जो है, तो ये सब चीज़ के कारण क्या है? अकाल तो भाई पड़ेगा ही। उसके बाद भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना देखिए क्या है। ये आपका आज के वीडियो का जो है लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं आपको जो है कल जो दूसरी टॉपिक आएगी, दूसरा पार्ट आएगा आपके वीडियो का, उसमें मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। जब भारतीय जनसंख्या का आयु संरचना देखिए क्या है। अधिकांश भारतीय युवावस्था में है। भारतीय क्या है? मैंने जैसे आपको बताया, भारत जो है युवावस्था में है। केरल ने विकसित देशों की आयु संरचना की स्थिति प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश में युवा वर्ग का अनुपात अधिक है और वृद्धों का अनुपात कम है। भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना यही है कि ये जो आयु संरचना होती है, जैसे कि आपका मैंने जैसे बताया 0 से 6, 6 से 14, ये सब क्या है? एक आयु संरचना में आता है। जनसांख्यिकीय लाभांश मैंने आपको बता दिया कि जब हमें कार्यशील वर्ग जनसंख्या से जो लाभ मिलने लग जाए तो उसी को हम सब क्या बोलते हैं? जनसांख्यिकीय सिद्धांत। जब पराश्रितता अनुपात जो है वो गिर जाए तो इसी को हम सब क्या कहते हैं? जनसांख्यिकीय लाभांश जो है हम कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल के साथ लगातार आप पूरे साल जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए
इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर और मिलते हैं हम सब अपने पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।